सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाइए। सारे लोग प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए। चलिए, आज हमारे साथ हमारे मुंबई से ज्वाइन कर चुके हैं सर। प्लीज आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस थोड़ा सा कर दीजिए। पाटिल सर। चलिए आप लोग, पाटिल सर प्लीज अनम्यूट हो जाइए और अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, लोगों को बता दीजिए आप कौन है, क्योंकि कल आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो प्लीज आप आ जाइए। और हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अजित कुमार पाटिल है और सर का मैंने एक सेशन किया था वैसे मुंबई के एक सेशन से किरण पाटिल सर से मेरा मुलाकात हो गई थी और तब से मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ और बस यही सपना है कि बस सर की तरह कुछ तो थोड़ा मैं कर सकूं इस कम्युनिटी के लिए। बस यही मेरा सपना है और सर के हर एक कदम में मिला मिला के सर के साथ में जाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, इसलिए आज थैंक यू सर, थैंक यू अजित सर, और स्वागत है अजित सर आपका। अजित सर खुद मुंबई से हैं और सर भी कई सेशंस लेते रहते हैं बच्चों का और बड़े लोगों का। तो सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि सर बहुत बड़े ट्रेनर बने और सर का ट्रेनिंग केवल इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी, विश्व के हर देश में सर जाएं ट्रेनिंग देने के लिए। हम लोग की शुभकामनाएं सर के साथ हमेशा रहेंगी। तो चलिए देखते हैं और कितने लोग आ चुके हैं। टोटल 17 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, और अगर आपके कांटेक्ट में कोई और हैं जो अभी तक नहीं आ चुके हैं तो प्लीज आप लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि लोग ज्वाइन कर पाए, क्योंकि अब कुछ ही देर में हम लोग सेशन को शुरू करने वाले हैं। हाँ सर। हाँ, आईडी पासवर्ड आपको भी नहीं, ग्रुप में तो ऐड कर दिए है ना आपको, ग्रुप में तो आपको ऐड किए है ना। अच्छा, आईडी पासवर्ड ठीक है, मैं शेयर करता हूँ अभी तुरंत। भेज दिए हैं, भेज दिए। चलिए, तो आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग सेकेंड डे का सेशन अटेंड करने वाले हैं और मैं फिर से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों को। ये 5 दिनों का हम लोगों का सेल्फ हीलिंग सेशन है, जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे खुद को, अपने अपनों को और दूसरे लोगों को हम लोग हील कर सकते हैं, उनको हम लोग स्वस्थ कर सकते हैं। वो सिंपल, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैं अभी सब लोगों को म्यूट कर देता हूं और आप लोग खुद से अनम्यूट मत होइएगा। अभी हमारा ये 40 मिनट का ही ये हुआ है, ये फिर से पेड हमारा नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट फिर 40 मिनट के बाद जब मैं बोलूंगा, या अगर ये कनेक्शन ऑटोमेटिक टूट जाती है तो आपको अगेन ज्वाइन करना है सेम लिंक से। तो चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? अगर दिख रही है तो प्लीज, या स्क्रीन अगर दिख रही है तो प्लीज थम्स अप करें। मेरी आवाज प्रॉपर वे में आ रही है तो भी थम्स अप कर सकते हैं। ओके, यानी कि मेरी स्क्रीन, मेरी आवाज, मेरी वीडियो क्लिप्स आपको पूरी तरह से दिख रही है। थैंक यू। तो चलिए, आज जो हम लोग का सेकेंड डे है, तो सेकेंड डे के सेशन में आप सभी लोग का मैं दिल से स्वागत करता हूं। वंस अगेन वेलकम है।
कल कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो आप घबराना नहीं है, आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा कल के सेशन का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ हीलिंग। आज बातचीत करेंगे कि पूरे दुनिया में किस किस प्रकार की हीलिंग पद्धति है, कौन सा हीलिंग पद्धति बेस्ट है, कौन सा हीलिंग पद्धति हमारे लिए सुटेबल है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं, आप इन तस्वीरों को अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं। पहला जो है महात्मा बुद्ध है, दूसरा गुरु नानक देव जी हैं, तीसरा जीसस क्राइस्ट है। आप मुझे बताएंगे कि ये लोग भी हीलिंग करते थे, ये अपने अपने टाइम में ये हीलिंग करते थे, और ये जो हीलिंग करते थे वो कैसे हीलिंग करते थे? किन्हीं को कोई आइडिया है? अगर आइडिया है तो प्लीज कमेंट करें मुझे। ये जो पुराने ऋषि महर्षि थे, बड़े बड़े संत हुए हैं देश दुनिया में, तो इन लोग के अंदर भी एक शक्ति होती थी जिनके द्वारा ये हजारों लाखों लोगों को चंगा करते थे, स्वास्थ्य प्रदान करते थे। कैसे करते थे मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। जी आप अगर कमेंट करें, मैं चाहूंगा कि आप में से सारे लोग कुछ न कुछ कमेंट करें। आपने टीवी में देखा होगा, कहानियों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपने टेलीविजन में देखा होगा इनकी कहानियों को, इनके चमत्कारों को। तो क्या ये लोगों को स्वस्थ कर पाते थे या नहीं? अगर आप लोगों ने इनका वीडियोस देखा है, कोई स्टोरी अगर आपने यूट्यूब पे, टेलीविजन पे अगर देखा है तो प्लीज कमेंट करें। यस, संदीप सर लिख रहे हैं कि यस देखे हैं। ओके, तो ये लोग कैसे हील करते थे? ये लोग लोगों को कैसे चंगा करते थे, कैसे स्वस्थ करते थे? कोई आइडिया है आप लोगों को? चलिए, कोई भी मैसेज अभी तक नहीं आ पा रहा है, केवल यस यस आप लोग टाइप कर रहे हैं, थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी साधु संत रहे हैं, बड़े बड़े जो ऋषि महाऋषि रहे हैं, इनके पास डिवाइन पावर थी, जिसे हम लोग डिवाइन हीलिंग कहते हैं, दैवीय शक्ति। और दैवीय शक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी कि ये जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को टच कर देते थे, जिनके सिर पे हाथ केवल रख देते थे, वो इंसान स्वस्थ हो जाते थे, चंगा हो जाते थे। अंधों के ऊपर केवल हाथ रखने मात्र से वो अंधा इंसान देखना स्टार्ट कर देता था। जो अपंग थे, जो चल नहीं सकते थे, उनको टच करने मात्र से ही वो चलना स्टार्ट कर देते थे। आपने टेलीविजन में देखा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन जैसे महान जो संत हुए हैं अपने धरती पे, देश और दुनिया में, इन लोगों ने दैवीय शक्ति का यूज किया। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा है, जो इस पूरे संसार को चला रही है, जो हमें चला रही है, आपको चला रही है, उन शक्तियों का, उन पावर्स का उपयोग इन लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया था। लेकिन समय के साथ साथ हम लोग इन पद्धति को भूलते चले गए। लोगों के अंदर थॉट चेंज होना स्टार्ट हुआ, लोग सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर आना स्टार्ट हुआ, लोग सच्चाई का रास्ता जब भटकते चले गए, भूलते चले गए, तो ये जो दैवीय शक्ति थी ये भी अपना काम करना बंद करते चला गया, जिनकी वजह से हम लोग उन चीजों को अब या तो मानते नहीं है, या अगर मानते हैं तो उनको महज एक चमत्कार के रूप में हम लोग शब्द दे देते हैं कि ये चमत्कार हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चमत्कार नहीं था, यह दैवीय शक्ति का कमाल था। और यह शक्ति आपके अंदर भी मौजूद है, हमारे अंदर भी मौजूद है, और इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं सब के अंदर मौजूद है। लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण है कि प्रकृति जब कोई भी चीज देती है तो कुछ नियम है उनका। वो नियम है यूज इट और लूज इट। या तो उन शक्तियों का प्रयोग करें, या तो वो शक्ति ऑटोमेटिक
समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही हुआ है हम लोगों के साथ। हमारे अंदर जो शक्तियां थी, हमने उस शक्तियों को जगाया नहीं, हमने उस शक्तियों को जाना नहीं, हमने उस शक्तियों का उपयोग नहीं किया। कारणवश हमारी वो शक्तियां धीरे धीरे हमसे छीन ली गई, या यूं कहें वो समाप्त हो गई। फिर से हम उन शक्तियों को जगा सकते हैं, और इस धरती का हर एक इंसान चमत्कार कर सकता है। तो हम लोग इसके ऊपर में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं, एंशिएंट टाइम में जो हीलिंग का प्रक्रिया था, जो पुराने जमाने में जो हीलिंग की प्रक्रिया थी, वो थी मंत्रा हीलिंग। अब भी कई लोग मंत्रों की शक्ति को महसूस करते होंगे। मंत्रा हीलिंग के द्वारा ही मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मूर्तियों का, आपने देखा होगा, आप जब घर का निर्माण करते हैं, कहीं पे मंदिर बनती है, तो वहां पे जो मूर्तियां रखी जाती है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्रों की शक्तियों के द्वारा। तो डिवाइन एनर्जी का वो लोग यूज करते थे। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, ये तमाम लोगों ने डिवाइन पावर का यूज किया है, डिवाइन हीलिंग का यूज किया है। तो याद रखना है, ये अलग अलग पद्धति पुराने जमाने में काफी ज्यादा फेमस थी, आज इसका प्रयोग काफी कम होता है, लेकिन आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और हम लोग कुछ तरीका देखते हैं कि हीलिंग का और क्या तरीका है। अब मॉडर्न डे के बारे में अगर हम बात करें, आधुनिक टाइम में बात करें, आजकल अगर देखा जाए तो किस किस प्रकार की पद्धति है, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, आप लोग का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। अभी यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कौन कौन सा प्रक्रिया, किस किस पद्धति का यूज वे लोग करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग कमेंट करके मुझे बताएं। प्लीज कमेंट एवरीबॉडी, प्रेजेंट टाइम में किस किस पद्धति का यूज होता है, प्लीज कमेंट करें। कमेंट करके बताना है सर, कमेंट करके बताना है किस किस पद्धति का यूज आज के समय में हो रहा है हीलिंग के लिए, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। कमेंट करके बताएं मुझे। चलिए, बहुत सारा जवाब आ रहा है। एनर्जी के द्वारा प्राणिक हीलिंग, अजीत पाटिल सर कह रहे हैं। सज्जन सर लिख रहे हैं आयुर्वेदिक। आकाश सर लिख रहे हैं मेडिसिन, प्राणिक हीलिंग, वाटर मेडिटेशन। अजीत सर कह रहे हैं। रहमान सर पॉजिटिव थॉट। रितेंद्र सर डॉक्टर के पास जाते हैं। विनोद सर रेकी। चंदन सर योगा मेडिसिन झाड़ फूक। रितेश सर मैसेज कर रहे हैं। मिथुन जी लिख रहे हैं मेडिसिन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। माइंडफुलनेस, अजित सर लिख रहे हैं। आदित्य जी लिख रहे हैं मंत्र हीलिंग, मेडिसिन, डॉक्टर का झाड़ फूक। ओके, डॉक्टर का भी और प्लस झाड़ फूक भी। यस, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि अभी जो हमारे पास पद्धति है, ये आपने जो जिक्र किया है यही पद्धति है। लेकिन बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो मैं बता दूं, आयुर्वेद तो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, और आयुर्वेद का अभी काफी ज्यादा ये फेमस हो चुका है। पूरे दुनिया में मैक्सिमम लोग अब आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, तो हम लोग जनरली जब भी किसी व्यक्ति को बुखार होती है, सर्दी खांसी जुकाम कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैक्सिमम लोग एलोपैथी का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पद्धतियां हैं वो है नेचुरोपैथी का, होम्योपैथी का, माइंड हीलिंग का, यानी कि हम अपने मन की शक्ति के द्वारा भी खुद को हील कर सकते हैं। साथ ही साथ हिप्नोथेरेपी का भी बहुत बड़ा योगदान है मॉडर्न टाइम में, और आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इसका महत्व बढ़ने वाला है। इसके अलावा साइकोथेरेपी है,
और कुछ थेरेपी यहाँ पे है जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, या कुछ लोग अगर नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं कि कलर थेरेपी के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है, साउंड थेरेपी के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, अरोमा थेरेपी है, रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, EFT है। मतलब कि बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिन पद्धति के द्वारा आज के टाइम में लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज काम करता है, डिपेंड करता है कि उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। आपका बिलीफ सिस्टम, हम लोगों का बिलीफ सिस्टम मॉडर्न डेज में एलोपैथी के ऊपर बहुत ही ज्यादा है, और यही कारण है कि घर में किसी व्यक्ति को अगर बुखार भी आता है, उसकी तबीयत खराब अगर होती है, तो हम लोग तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां से टैबलेट लेके आ जाते हैं, सिरप लेके आ जाते हैं, या कभी कभी इंजेक्शन भी लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें क्विक रेस्पॉन्स मिलता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग अगर एलोपैथी के द्वारा अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या एलोपैथी हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, क्या वो बेनिफिशियल हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए? प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्या लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है एलोपैथी? अगर आप बार बार पेन किलर का यूज कर रहे हैं, बुखार रहता है उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तबीयत खराब होती है उसके लिए बार बार आप एलोपैथ का सहारा ले रहे हैं, तो क्या आपके स्वास्थ्य के लिए यह फायदेमंद होगा? मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है नो 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 नो। सारे लोगों ने जवाब दिया है नो। इट मीन्स कि हम लोग जान रहे हैं कि एलोपैथी हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, हमारी तकलीफ को कम करने में ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, विद इन मोमेंट ये अपना असर देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर एलोपैथी के ऊपर अगर हम पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो जाएं, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। आज बहुत सारी बीमारियां जो पैदा हो रही है इसी एलोपैथी के द्वारा, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल्स रहता ही रहता है, और कोई भी चीज जब अति हो जाता है तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आए दिन आप देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, और लोग अलग अलग प्रकार का टीका लेते हैं, अलग अलग प्रकार का मेडिसिन लेते हैं। फार्मा कंपनी का राज चल रहा है, नित्य नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नित्य नए नए प्रोटीन, नित्य नए नए टैबलेट्स आ रहे हैं, जो हम लोगों की मजबूरी हो चुकी है कि हम लोग उसका सेवन करते ही करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस 5 दिनों में जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो हमें यह यहाँ पे नॉलेज मिलेगी कि हम एलोपैथी का उपयोग ना करके अदर जो पद्धतियां हैं इनमें से कुछ पद्धति का यूज हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर देखा जाए तो आप 100% हेल्दी रहने वाले हैं, 100% स्वस्थ रहने वाले हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद का क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? कमेंट करके मुझे बताएं, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? माइंड हीलिंग करेंगे तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? शरीर के किसी अंग पे अगर रंग लगा ले उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? कोई आवाज सुन के, कोई म्यूजिक सुन के अगर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? पानी पिए अगर हम, तो क्या पानी पी के कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? एक्यूप्रेशर करेंगे, शरीर के किसी पॉइंट को प्रेस करेंगे, क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? सुगंध हम लोग ले, सुगंध के द्वारा अपनी ट्रीटमेंट कराएं, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? रेकी हीलिंग करें, कोई इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? प्राणिक हीलिंग करें, एनर्जी हीलिंग करें, क्रिस्टल हीलिंग करें, EFT करें, जितनी भी पद्धतियां हैं, क्या इनकी साइड इफेक्ट हो सकती है? मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है नो। क्यों? क्योंकि बाकी के पद्धतियों में केमिकल्स का प्रयोग ना के बराबर होता है। हाँ, जहां पे मेडिसिन इनटेक किया जाता है, जहां पे टेबलेट खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ लोग अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए कभी कभी एलोपैथ मेडिसिन भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में
मिक्स कर देते हैं, तो उनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक ऐसी पद्धति जहां पे आपको कोई मेडिसिन ही ना दिया जाए, या मेडिसिन के नाम पे आपको जड़ी बूटी दिया जाए, पेड़ पौधों के पार्ट आपको दिया जाए, फल दिया जाए, बीज दिया जाए, छाल दिया जाए, जड़ दिया जाए, पत्ते दिया जाए, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। इन चीजों को हम लोग को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारे लिए, आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो है आयुर्वेद, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए तो वाटर हीलिंग, पानी हर व्यक्ति पीते हैं, दिन में 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर लोग पानी पीते हैं। आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, ये वाटर इनटेक बॉडी में जाता ही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। माइंड हीलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। EFT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैंने आप में से कई लोगों को EFT पर्सनली सिखाया भी होगा अपने सेशन के दौरान, तो वहां पे आपने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन मैंने दिया नहीं, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरा सेल्फ हीलिंग, अगर आप एनर्जी हीलिंग सीखते हैं, लाइक रेकी हीलिंग अगर सीख लेते हैं, प्राणिक हीलिंग अगर आप सीख लेते हैं, एनर्जी हीलिंग अगर सीख लेते हैं, क्रिस्टल हीलिंग सीख लेते हैं, तो लाइफ टाइम आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनों को स्वस्थ रख सकते हैं, और अदर लोगों को भी स्वस्थ रहने में अपनी अहम भूमिका आप निभा सकते हैं। तो ये सब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक सवाल है कि बीमारी कोई भी जब होती है तो किस लेवल पे बीमारी होती है, किस किस लेवल पे बीमारियां हो सकती है। कल के सेशन से शायद आपको कुछ ओवरव्यू मिला होगा, कुछ पॉइंट मिला होगा, तो शायद आप में से कुछ लोग जवाब दे पाए कि बीमारियां अगर किसी भी व्यक्ति को होती है तो किस किस लेवल पे होती है। कल जो भी लोग ज्वाइन किए थे, तो काइंडली मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें। कल मैंने बताया था इसके बारे में भी, इस टॉपिक पे भी मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी, बीमारियां किस लेवल पे हो सकती है। संदीप सर ये 5 कल हम लोग बातचीत किए थे हम लोग का अस्तित्व के बारे में, तो वो 5 अस्तित्व हो सकता है, 4 अस्तित्व हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं बीमारी किस लेवल पे हो सकती है। कल हम लोग देखे थे कि ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस कितने लेवल पे था। कल जो मैंने बताया था, आकाश सर लिखे हैं 4, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे एंड सोल के लेवल पे। थैंक यू आकाश सर, बाकी लोग नंबर लिख रहे हैं। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, कल हम लोगों ने देखा था ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि एक इंसान का जो अस्तित्व है कितने लेवल पे है, तो 4 लेवल पे मैंने बताया था, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे, सोल के लेवल पे। तो आज देखते हैं कि बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को हो सकता है तो किस किस स्तर पे हो सकता है। अभी मैक्सिमम लोगों को जो पता है कि बीमारियां केवल होती है फिजिकल लेवल पे, तन की बीमारी, मतलब केवल बॉडी के लेवल पे ही बीमारी नहीं होती है, ये चीज याद रखना है आपको। पहला जो बीमारी किसी व्यक्ति को होती है वो सबसे पहले बॉडी के लेवल पे होता है, तन के लेवल पे, जिसको हम लोग फिजिकल लेवल डिजीज बोलते हैं। दूसरा है मेंटल, मन की बीमारी, और इसी मैंने ऐड कर दिया इमोशनल बीमारी, इमोशनल लेवल की भी डिजीज होती है, जिसको हम लोग मन की बीमारी कह सकते हैं। तीसरा जो स्टेज है वो है सोल लेवल डिजीज, क्योंकि कल मैंने बताया था कि हम लोग 4 अलग अलग अवस्थाओं में, 4 अलग अलग लेवल पे हम लोग जिंदगी जीते हैं, तो उसी 4 अलग अलग लेवल पे बीमारियां भी हम लोगों को आती है, लगती है। तो चौथा जो है सोल लेवल की डिजीज, ये हमारा पास्ट लाइफ का जो कार्मिक अकाउंट है, जो मैंने कल आपको बताया था कि पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में अगर हमने कोई अच्छा कार्य किया था तो अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, अगर कोई बुरा कार्य किए थे तो इस जन्म में उसका भरपाई हम लोग को करना पड़ेगा। ये मैंने कल डिस्कस थोड़ा सा आप लोगों के साथ किया था। तो याद रखना है कि फिजिकल लेवल पे होती है, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और सोल के लेवल पे डिजीज होती है। अब यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, 3 महीना हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो चुका है,
उसकी बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो समझ जाइए कि वो फिजिकल लेवल पे अब ना रह के माइंड के लेवल पे वो डिजीज आ चुकी है, मन के लेवल पे बीमारी आ चुकी है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, मोर देन 80% लोग साइकोसोमेटिक डिजीज से परेशान है। मनोदैहिक बीमारी जिसको बोलते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज, 80% लोग। अब हमारे पूर्णिया मेडिकल हब के रूप में जाना जाता है पूरे बिहार में। मैक्सिमम लोग जो पूर्णिया के हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या छोटे छोटे हॉस्पिटल जितने भी हैं हमारे यहाँ, या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, आपके राज्य में भी होगा, आपके एरिया में भी होगा, वहां पे जितने भी लोग आते हैं उसमें से 80% से ज्यादा लोगों को जो बीमारी है ना, वो शरीर के लेवल की बीमारी रही नहीं, वो माइंड के लेवल पे बीमारी आ चुकी है। और आज बीमारी फैलने का जो सबसे बड़ा कॉज है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारा मोबाइल यूज करना, नेट को यूज करना। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को खांसी होती है, तबीयत खराब होता है, या किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स होता है, तो लोग खुद से डॉक्टर बनना स्टार्ट करते हैं। वो अपना गूगल पे वो चीज डालते हैं और फिर उनको पता चलता है कि आपकी सुगंध अगर खत्म हो चुकी है, स्वाद अगर आपका गायब हो चुका है, खांसी आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपको कोरोना है। आप मुझे बताइए, क्या आज 2 साल पहले, 2020 से पहले लोगों को खांसी होती थी या नहीं होती थी? लोगों का सुगंध काम करना बंद करता था या नहीं करता था? लोगों का स्वाद गड़बड़ होता था या नहीं होता था? लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता था या नहीं होता था? ये होता था, लेकिन उस समय हम लोग माइंड नहीं करते थे। लेकिन आज कोरोना को लेकर इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को की सुगंध अगर गायब हो गई, स्वाद अगर खाने में नहीं आता है, बुखार हो चुका है, तो वो डर जाता है, वो सहम जाता है, वो चिंतित हो जाता है, फिक्र उसको आने लगती, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। और मैं आपको बताऊं कि ये सेम सिचुएशन मेरी भी थी पिछले साल। मेरा भी सुगंध चला गया था, मेरा भी स्वाद चला गया था, मुझे भी बुखार हो गया था, खाना पीना अच्छा ही लगता था, लेकिन मैंने डर से किसी को बताया नहीं। मैं खुद से क्वारंटाइन में आ गया, अकेले मैंने रहना स्टार्ट किया 5 दिन 10 दिन, और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आज की डेट में बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि लोग सिम्टम्स डालना स्टार्ट कर देते हैं, गूगल पे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो लक्षण है वो किस बीमारी की है। और सपोज कीजिए कि आप किसी बीमारी के बारे में टाइप किए गूगल पे, और वहां पे 5 लक्षण दिया गया है, 5 में से 4 लक्षण आपके शरीर में प्रेजेंट में है, तो आपके माइंड में क्या मैसेज आएगा कि हमको भी यही किसी खास बीमारी हो चुकी है, यस और नो? और ये एक बात केवल माइंड के अंदर जाना, बस जाने भर की देर है। कोई भी बात अगर आपके माइंड में एक बार चला गया, तो आई एम श्योर 100% की गारंटी है कि आपको वो बीमारी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने, आपके लॉजिकल माइंड ने, कॉन्शियस माइंड ने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, ये सिम्टम्स मेरे शरीर के अंदर है, तो मुझे ये अमुक बीमारी हो चुकी है। तो याद रखना है, आज से हम लोगों को खुद से डॉक्टर बनना नहीं है, बहुत ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज से आप लोग नेट पे कभी भी किसी भी बीमारी का सिम्टम्स चेक नहीं करेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? अगर कर सकते तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स कि यस यू कैन डू इट, टाइप कीजिए यस अगर आप करेंगे ऐसा, यानी कि चेक नहीं करना है आप लोग को किसी बीमारी का सिम्टम्स। क्योंकि आप जब किसी बीमारी का सिम्टम्स को देखते हैं ना, तो वो कॉन्शियसली आपके माइंड में सेट होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो अचेतन मन पे भी असर उसका पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। और कल हम लोगों ने देखा था माइंड के बारे में
कि अवचेतन मन में एक बार जो बात बैठ गई, हमारा अवचेतन मन वो काम करना स्टार्ट कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, सारे लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग को थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बनने की जरूरत है। हेल्थ कॉन्शियस मतलब केवल हेल्दी बात करेंगे हम, केवल स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज से हम लोग जाने अनजाने कोशिश करेंगे कि बीमारियों का नाम ना लें, रोग शब्द का यूज ना करें, बीमार और बीमारी शब्द का यूज हम लोगों को करना ही नहीं है। हम लोग को अपना फोकस अच्छी चीजों पे डालना है, स्वस्थ चीजों पे डालना है, स्वास्थ्य के ऊपर देना है। बीमारी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आगे एक और लेवल होता है जिससे हम जेनेटिक लेवल का डिजीज कहते हैं। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। आपके परिवार में यदि किसी सदस्य को, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में किसी सदस्य को, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज रह चुका है? किन्हीं को है डायबिटीज, बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज, आर्थराइटिस या इस टाइप का कोई भी जिसको भयानक बीमारी लोग मान लेता है, बड़ी बीमारी जिसको लोग मानते हैं, क्या किन्हीं को है? अच्छा है। तो किस प्रकार की बीमारी है? अगर आप लिखना चाहें तो प्लीज मेंशन करें। आपके पेरेंट्स को या आपको किस प्रकार की बीमारी का नाम बता दें जी। शुगर, चलिए शुगर, डायबिटीज वाला बहुत सारा अभी आ रहा है। चलिए तो शुगर के बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत आपके साथ करूंगा। देखिए शुगर हो या कोई भी बीमारी हो, ओके जी आकाश सर, आपने बताया था कल भी, थैंक यू। अच्छा बीपी है रितेन सर के मम्मी को, मदर को, फादर को शुगर है जी। तो आप आज से एक चीज अपने माइंड के अंदर डाल लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जेनेटिक जेनेटिक जेनेटिक। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है, और आपको अगर डर है कि मेरे पिताजी को था, मेरे दादाजी को था, तो पिताजी को हुआ, पिताजी को है तो मुझे भी होगा, आज से ऐसे चीजों को कट 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 कर दीजिए आप, कैंसिल 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 कह दीजिए आप। क्योंकि जेनेटिक जो भी बीमारी है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। जेनेटिक कोई भी बीमारी है तो उसे आप खत्म कर सकते हैं। आप एक व्यक्ति का नाम लिखिए, ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। मैं यहां पे नाम टाइप कर देता हूं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। आप इनका वीडियो जरूर देखिएगा। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में इन्होंने बताया है कि जितने भी जेनेटिक चीजें हैं उनको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कमांड करके, सिग्नल देके उनको चेंज कर सकते हैं। आज हमारा जो साइंस है वो इतना तरक्की कर चुका है, जो डीएनए की बात करता है, आरएनए की बात करता है, जेनेटिक की बात करता है। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जी कहते हैं कि जेनेटिक चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग डीएनए को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिए, एट एनी एज, किसी भी एज में हो, आप अपने माइंड के द्वारा, आप अफर्मेशन के द्वारा सिग्नल भेज के वो जो जेनेटिक डिजीज है उसके पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं। बस जरूरत है कि थॉट पैटर्न को पहले आप चेंज कर पाए। तो जो चौथा चीज मैंने बताया था, जेनेटिक लेवल की डिजीज होती है, इससे अब आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज हो, बीपी हो, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम है, आप उससे निजात पा सकते हैं। यह एक बिलीफ सिस्टम आज अपने माइंड के अंदर सेव कर लीजिए, अपने अवचेतन मन तक जाने दे दीजिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। क्योंकि गॉड ने आपके अंदर एक मैकेनिज्म दिया है, सेल्फ मैकेनिज्म दिया है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप अपने अंदर की हीलिंग पावर को जगा सकते हैं, आप अपने अंदर के मास्टर सर्जन को जगा सकते हैं। बस एक बार मास्टर सर्जन को जगाने की आवश्यकता है।
आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कल आपने देखा था कि हमारे एक पार्टिसिपेंट रितेन सर हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल रायगंज से, उन्होंने बताया था कि उनको एक प्रॉब्लम थी सांस से रिलेटेड, और उन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया था और एक डेट डाल दिया था, मंथ डाल दिया था। एग्जैक्टली उसी डेट, उसी मंथ, उसी ईयर में वो बीमारी दूर हुई। और आप लोगों ने कल प्रैक्टिकल किया था, केवल 5 मिनट का एक सेशन मैंने आप लोग से करवाया था, और आप में से कई लोगों ने खुद के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर वो प्रैक्टिकल किया था। आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिला था कि पेन को कंट्रोल किए थे आप। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30%, किसी ने 40%, किसी ने 50%, किसी ने 60% प्रॉब्लम को हाथों हाथ बिना किसी मेडिसिन के आपने पेन को कम किया था। इट मीन्स कि अब आप अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए कि अब अगर आप पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर छोटी मोटी दुख और तकलीफ को दूर कर सकते हैं, तो दुनिया के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? प्लीज टाइप करें इन द चैट बॉक्स में, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि एक स्टूडेंट एग्जाम में 1 नंबर ला सकता है, तो वो 100 नंबर भी ला सकता है ना। अगर आप पेन को दूर कर सकते हैं, तो आप बीपी को भी तो कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अगर बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं तो डायबिटीज को भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो दुनिया की जितनी भी बीमारी है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैक्ट है। बस माइंड का कुछ रूल को आपको जानना पड़ेगा। माइंड का एक रूल है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैं टाइप कर रहा हूं, उसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये माइंड का रूल है कि तब तक आप उसको फेंकते रहिए, मतलब एक्सेप्ट करते रहिए जब तक कि वो सही ना हो जाए। आप केवल मानना स्टार्ट कर दीजिए ना कि आप स्वस्थ हो चुके हैं, आप स्वस्थ हो चुके हैं, आप स्वस्थ हो चुके हैं, तो 100% आप स्वस्थ होने वाले हैं। बस मानना स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप कर लीजिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, यह पॉसिबल है, यह संभव है। बस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग को रिकवर होने में मदद करता है। आपने अपने परिवार में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित होता है, कोई भी छोटी मोटी बीमारी जब होती है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या तरीका अपनाते हैं। तो हम लोग जो रिकवरी करते हैं, पहला हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है, जो कोई भी व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो आपको यही जवाब देगा कि अगर हमारे अंदर, हमारे परिवार के किसी सदस्य को अगर बीमारी हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है, तो डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देते हैं उसका यूज कीजिए और आप स्वस्थ हो जाइए। और डॉक्टर साहब देते क्या है? इंजेक्शन दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में आपको टैबलेट दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं। यस और नो? अब तक हम लोग इन पद्धति का यूज कर रहे थे। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब रही हुई होगी, तो आप इसी ऑप्शंस का यूज आज तक आपने किया था। इस चीज को आप एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस, अगर एग्री करते हैं कि यदि कोई बीमारी होती है हमारे परिवार में, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, खुद को, तो हम लोग सबसे पहले अप्रोच करते हैं डॉक्टर्स को। बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, राइट, थैंक यू। इसके अलावा और हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिए, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो अंगूठी बेचा करते हैं, स्टोन। आपने देखा होगा कुछ लोग कि अगर ये 4 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगली में से 4 उंगलियों में अंगूठी वे पहनते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, मैं बता रहा हूं कि अंगूठी पहनने से भी, स्टोन धारण करने से भी कुछ लोगों की तकलीफ दूर होती है,
कुछ लोगों का माइंड शांत होता है। जनरली जो पंडित जी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपका माइंड शांत नहीं हो पा रहा है तो चंद्रमा को शांत करने वाला स्टोन आप पहनिए। आपका चंद्रमा जो है बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, और चंद्रमा डिस्टर्ब होने के कारण आपका माइंड शांत नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज पे विश्वास करते हैं। वो सफायर, एमरोल्ड, गार्नेट, अलग अलग नाम आपने सुना होगा, रूबी, पन्ना, पुखराज। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक पंडित जी आए थे, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप पुखराज धारण कीजिए अपने उंगलियों में, आपका सब काम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज से चाय पीने का टाइम बदल दिया हूं, सुबह से सर में दर्द है। आपका दर्द दूर हो जाएगा सर, चाय पीने की आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी ने मुझे बोला कि आप स्टोन धारण करना स्टार्ट कीजिए। मैंने हाथ जोड़ा, बोला पंडित जी हमको इस पे बिलीव नहीं है। मैंने अपने माइंड को सेट कर दिया है कि मेरा शरीर ही मूंगा बन चुका है, वो पुखराज बन चुका है, वो डायमंड बन चुका है, वो हर स्टोन मेरे शरीर के अंदर ही है, मेरी हर उंगलियों पे पहले से ही है। तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपका वो स्टोन नहीं ले सकता हूं। मैंने डायरेक्ट मना कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग स्टोन का भी यूज करते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम दूर होती है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, जो आसपास में, हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं, जो लोग रिकवर होने के लिए करते हैं, वो मैं आपको आज बता रहा हूं। कुछ लोग जाते हैं पंडित जी के पास, पृष्ठ के पास जाते हैं मंत्रा हीलिंग के द्वारा कराने के लिए, और पंडित जी उनको बोलते हैं कि आप सुबह सुबह ये इस मंत्र का जाप कीजिए, आप सुबह सुबह ये प्रार्थना कीजिए। तो इससे भी नो डाउट प्रॉब्लम दूर होती है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने महसूस किया है कि ये सारी चीजें काम करती है। तो आज आप जानेंगे कि हमारे पास यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं। और आप में से कई लोग मौलवी मौलाना साहब के पास भी गए होंगे, जो ताबीज बना के देते हैं, जो पानी में चीट बना के देते हैं, तेल देते हैं, ऑयल। क्या आपने ऐसा, आप में से कोई लोग ऐसा किए हैं कभी? ताबीज, ऑयल, वाटर, चीट का यूज कभी आपने किया है? प्लीज टाइप करेंगे। यस, सज्जन सर किए हुए हैं, थैंक यू। हाँ देखिए, मैंने भी किया। आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरे पिताजी का जब जब तबीयत खराब होता था, तो मेरे एक मित्र हैं इंतकाब अहमद सिद्दीकी, उनके पिताजी, ये हमारे यहाँ बगल में जो मस्जिद है उनके इमाम साहब हैं, तो उनको मैं बुलाता था कि चाचा आइए थोड़ा सा कुछ दुआ ताबीज कर दीजिए। तो वो चाचा जी आते थे, हमारे दोस्त के पिताजी, और वो पानी केवल देते थे, ताबीज देते थे, एक कागज में कुछ लिख के दे देते थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो काम करता था। अभी मैं दिल्ली में था, दिल्ली में भी जो मेरे मित्र हैं वो इमाम साहब हैं, और मैंने देखा वहां पे कि वे भी हर दिन तकरीबन 5 से 10 लोगों को केवल ताबीज देते हैं, चीट देते हैं, ऑयल देते हैं, पानी देते हैं, और उनसे हीलिंग होती थी। और मैंने आपको बताया भी कि मैंने भी 20 लोगों को पानी बेचा है दिल्ली में, और ये काम करता है। तो बहुत सारे लोग इन तरीकों का भी यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आगे कुछ लोगों को लगता है कि भभूत, भभूत आप सुने हैं? भभूत किसको बोलते हैं? ओझा लोग जो होता है, झाड़ फूक करने वाला, तांत्रिक लोग जो होते हैं, वो लोग चावल देते हैं, वो लोग राख देते हैं, वो लोग फूल देते हैं, अड़हुल का फूल या कोई भी फूल, तो उससे भी इलाज होता है। ये आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा, आपके आसपास में इस टाइप की घटनाएं घटित होती है। आज भी लोग जाते हैं वहां पे और उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कई लोग इन पे जब काफी ज्यादा विश्वास कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग अंधविश्वास, और उसके चक्कर में फिर बहुत सारे लोगों का जान और माल दोनों की क्षति भी होती है। अभी मैं जब दिल्ली में था तो एक पेपर में मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति को बेबी नहीं हो रहा था, बेटा या बेटी उसको मतलब बच्चा नहीं हो रहा था,
तो किसी तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक उसको बोला कि एक लड़की जो तकरीबन 3 साल की होगी, उस लड़की को आप लेके आइए, उसका आंख को निकाल के उसके खून से एक ताबीज बनाया जाएगा, और वो ताबीज आप धारण करेंगे तो आपकी वाइफ को बेबी होगा। और वो व्यक्ति बेबी के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि आसपास की एक छोटी सी बच्ची, मात्र 3 साल की बच्ची थी, उसको उसने किडनैप किया और उसका आंख निकाल के उस ओझा को, उस तांत्रिक को दिया। 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया भी लिया और एक छोटी सी बच्ची का जान भी चला गया। तो ये अंधविश्वास के कारण हुआ। तो मैं यहां पे आपको बस एक फैक्ट बताने जा रहा हूं हेल्थ से रिलेटेड, कि हमारे आसपास में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। हम लोगों को, आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि ये अगर काम कर सकता है, अगर गलत तरीके से काम हो सकता है, तो सही तरीके से भी काम हो सकता है। यही साइंस आप सीखने वाले हैं। तो याद रखना है कि विश्वास करना है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं जाना है। आपने देखा होगा कुछ लोग हवन भी कराते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे आसपास में कई ऐसा तरीका है, कई ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इसमें से किस चीज का यूज करते हैं, या आपके परिवार के लोग किए थे? आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने देखा अपने परिवार में कौन कौन सा पद्धति, कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा सिस्टम आपके परिवार में आज भी कोई ना कोई सदस्य मानता है? प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे प्लीज टाइप करेंगे कि अभी भी कौन कौन सा रीति रिवाज हमारे और आपके परिवार में लोग मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज टाइप करके मुझे बताएं। सारे लोग प्लीज टाइप करेंगे। अच्छा, आकाश सर लिखे हैं ताबीज का यूज आज भी हो रहा है। सज्जन सर लिखते हैं झाड़ फूक, बिल्कुल सही जवाब है सर। और कुछ लोग, सारे लोग देखिए, हर व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई पद्धति हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, हो सकता है आप पंडित जी के पास जाते